नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। 2 points P and Q lie on either side of an axis XY as shown in the figure. It is desired to produce an image of P at Q using a spherical mirror with XY as the optic axis, यानी कि principal axis की बात कर रहे हैं। The mirror must be, तो हमें इस P पॉइंट का इमेज बनाना है Q पॉइंट पर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल हमें करना है, स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल हमें करना है। तो आप देखिए बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा है, और इमेज का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट ऑफ इमेज इसे कहा जाएगा। तो एक मिरर हमें एक ऐसा चाहिए जो इस ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बना दे, इस ऑब्जेक्ट का ऐसा हमें इमेज बना दे, ऐसा हमें एक मिरर चाहिए। तो एक मिरर हमारे दिमाग में आता है अच्छे से कि हम ये बात जानते हैं कि यदि आपके पास एक कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए, एक कॉनकेव मिरर होता, तो कॉनकेव मिरर में यदि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो उसकी इमेज जो है यहां पर हमें मिलती है। ये बात सब जानते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता है, इमेज का साइज बड़ा होता है। हमें एक इन्वर्टेड और एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यदि हम X पर यानी P से अवे यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर लगा देते हैं, कॉनकेव टाइप का यदि मिरर लगा देते हैं, तो उस P का इमेज Q पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर के सारी जो पोजीशंस हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप इमेजेस जो हैं इन ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पोजीशंस पर बता सकते हैं। तो समझ में आ गया कि P से उधर जो है एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगा होना चाहिए जिससे P का इमेज Q पर आपको मिल जाए। तो आंसर एक बार चेक कर लीजिए, कन्वर्जिंग एंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ P। कन्वर्जिंग का मतलब समझ गए कि कॉनकेव मिरर की ही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक बात है, और पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पर लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है। और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा, और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा, और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव फॉर 10% ऑफ। 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे, NKC सर लाइव, कोड भूलना नहीं है। ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं, अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, और ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा। और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, और आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और ये रही आपकी स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में। और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा। तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए इन बैचेस में। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे
और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे। देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, एनकेसी सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले एक क्वेश्चन की तरफ। टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। A point object O is placed exactly in between them. Calculate the distance between second images formed by two mirrors. तो जो सेकंड इमेजेस बन रही होंगी, इससे सेकंड इमेज और इससे सेकंड इमेज, तो उन इमेजेस के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो यहां देखिए काफी आसान सवाल है। ये आपके पास एक मिरर है, मिरर नंबर M1, और एक दूसरा मिरर है यहां पर मिरर नंबर M2, मिरर नंबर M2। इनके बीचों बीच जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है O, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक मिरर से 10 सेंटीमीटर है और दूसरे मिरर से भी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस आपस में कितना हो गया है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। 20 सेंटीमीटर के बराबर ये टोटल डिस्टेंस हो गया है। तो देखिए बेटा, यदि मैं O का इमेज देखता हूं M1 में, तो जितना डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस दूर यहां पर एक वर्चुअल इमेज आपको मिलने वाली है। तो यहां पे मैं कह देता हूं ये I1 इसे कह देता हूं, I1 इसे मैं कह देता हूं, I1 कह देता हूं। तो ये 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूर होने वाली है, ठीक। अब ये जो आपके पास, अच्छा एक चीज हो गया, ठीक है। अब O का इमेज यदि हम देखें M2 में, तो हमें यहां पर 10 सेंटीमीटर दूर मिलने वाला है दूसरा इमेज, इसको कह देते हैं, इसको भी I1 कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी है, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आप देखिए बेटा, इस मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस क्या है? तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज इसका बनने वाला है। तो यदि मैं देखूं यहां से 30 सेंटीमीटर दूर आपको इमेज मिलेगा I2 के बराबर, और इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितने होने वाली है? 30 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है। सिमिलरली ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस मिरर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 + 10 30 के बराबर है। तो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर एक हमारे पास इमेज I2 बन रही होगी। तो मैं ये डिस्टेंस कह सकता हूं 30 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यदि देखें आप, जो आपके पास दूसरा इमेज बन रहा है, दूसरा इमेज यहाँ पे, दूसरा इमेज यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 30। तो मैं कह सकता हूं 30 + 30 + 20, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपके पास 80 सेंटीमीटर के बराबर। तो 80 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों इमेजेस के बीच में। आंसर टिक कर दीजिए, 80 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कुछ ऐसा, द XZ plane separates the two media A and B of refractive index 1.5 and 2m2. A ray of light travels from A to B. Its direction in the two media are given by unit vectors AI cap plus BJ cap and CI cap plus DJ cap. तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। ये x है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, z एक्सिस है। x z प्लेन में हमारा जो मीडियम है, ये जो इंटरफेस है, ये दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। नीचे एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और यहां पर है मीडियम नंबर 2। इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन के जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल का मैं यूनिट वेक्टर कह सकता हूं n कैप जो है किसके बराबर होगा? j कैप के बराबर होगा, या आप -j कैप भी लिख सकते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल वेक्टर j कैप ले सकते हैं या -j कैप ले सकते हैं, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में कि हमारे पास जो प्लेन है, जो हमारा इंटरफेस है, जो बाउंड्री है दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर का वही नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आ चुका है j कैप। पहले वाले मीडियम में जो लाइट है उसका आपके पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ है μ1
वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अंडर रूट होने वाला है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होने वाली है, बिकॉज यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिमिलरली जो इस मीडियम में जो लाइट है उसका यूनिट वेक्टर कितना है बेटा, सी आई कैप प्लस डी जे कैप। इससे हमें पता चलता है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट 1 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो भी 1 के बराबर है। अब हम एक बात जानते हैं कि स्नेल्स लॉ μ1 इंटू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है। जो प्रोडक्ट है म्यू का और साइन थीटा का वो इस मीडियम में और इस मीडियम में कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट μ1 क्या कह सकते हैं इसको, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा 2। अब देखिए बेटा, यहाँ पे n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थीटा 1 क्या है, इस लाइट रे का नॉर्मल के साथ एंगल। तो मेरे पास एक वेक्टर है ये, एक यूनिट वेक्टर है, दूसरा यूनिट वेक्टर है ये। तो क्या मैं इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। हम यहां से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा 1 जो है वो क्या होगा आपके पास, n कैप क्रॉस μ1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n कैप, और यहां पे लिख सकता हूं मॉड ऑफ μ1 वेक्टर का मॉड। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है साइन थीटा का, a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। तो भैया n कैप से क्रॉस कर दीजिए तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा आपको इसका, मैं j कैप से क्रॉस करूंगा तो आपको मिलेगा a k कैप, a k कैप जो है आपको मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा आपको k a और नीचे आपको मिल जाएगा 1 इंटू 1 मिल जाएगा। साइन थीटा 1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है a के बराबर। सिमिलरली मैं साइन थीटा 2 यदि निकालना चाहूं, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है उसका नॉर्मल के साथ एंगल निकालना चाहें, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा 2 लिख सकता हूं, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस इससे करेंगे तो आपको मिलेगा c ऊपर मॉड, नीचे आपको मिलेगा 1 इंटू 1, यानी कि साइन थीटा 2 की वैल्यू आपको c के बराबर मिल चुकी है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 1.5 इंटू c इंटू a सॉरी इज इक्वल टू 2 इंटू d, 2 इंटू d या c, 2 इंटू c। तो ये 3/2 है, तो आंसर आ जाता है आपके पास a अपॉन सी इज इक्वल टू 4/3, a अपॉन सी इज इक्वल टू 4/3। सो आंसर चेक कर लीजिए, a अपॉन सी इज इक्वल टू 4/3 हमें मिल जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A thin convex lens of focal length f is put on a plane mirror as shown in the figure. When an object is kept at a distance a from the lens mirror combination, its image is formed at a distance a/3 in front of the combination. The value of a is equal to, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है a डिस्टेंस पर, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, a डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है a/3 डिस्टेंस पर। यहाँ से a/3 डिस्टेंस पर इमेज बन रही है यहाँ, ऑब्जेक्ट है यहाँ। तो आपको ये बताना है कि a की वैल्यू कितनी होगी, अब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर जुड़ा है, तो जब लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो मैं इस पूरे सिस्टम को, पूरा जो सिस्टम आने वाला है, सिस्टम ऑफ लेंस प्लस मिरर, एक मिरर ही आता है। सिस्टम ऑफ लेंस प्लस मिरर अल्टीमेटली क्या आता है, एक मिरर ही हमें मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज लाइट जो है वो यहां से रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी और वापस से इस मीडियम में आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम लेंस और मिरर का जब भी आएगा उसका इक्विवेलेंट एक मिरर होगा, और इस मिरर का जो पावर होने वाला है P इक्विवेलेंट ऑफ दैट मिरर, ऑफ दैट अल्टीमेट मिरर इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लिखेंगे पावर ऑफ लेंस 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, बिकॉज रिफ्रैक्शन लेंस से 2 बार हुआ है, प्लस में पावर ऑफ मिरर, ये जो मिरर लगाया है इसका पावर। अब इनके पावर के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। यदि आपके पास एक लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस का पावर होता है 1/f, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और यदि मिरर की बात करते हैं तो फोकल लेंथ जो पावर होता है मिरर का -1/f होता है। तो यहां देखिए बेटा, मैं पावर ऑफ मिरर लिखने वाला हूं, पावर इक्विवेलेंट ऑफ मिरर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 1/f, ठीक है, फोकल लेंथ f दिया है, प्लस
-1/f। फोकल लेंथ इस प्लेन मिरर का कितना है? इनफाइनाइट है, बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलता है P इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू 2/f। और हम एक बात ये जानते हैं कि मिरर का जो पावर होता है -1/f m होता है, इज इक्वल्स टू लिख जाएगा आपके पास 2/f। तो यहां से फोकल लेंथ ऑफ मिरर मिल जाती है -f डिवाइडेड बाई 2। -f डिवाइडेड बाई 2 आपको ये मिल जाता है। ये मिरर का आपके पास फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ जो है निगेटिव है, तो इससे हम क्या समझ में आता है कि ये कॉनकेव टाइप का मिरर है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं कॉनकेव मिरर से बदल सकता हूं। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है a डिस्टेंस पर, और उसकी इमेज कहां बन रही है? a/3 डिस्टेंस पर। a/3 डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, इमेज। तो यहां से मैं लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। सो 1/-a/3 प्लस में 1/-a इज इक्वल टू 1/f की जो वैल्यू है कितनी है? -f/2 है, -f डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे जोड़िए इसे, -3/a -1/a -4/a इज इक्वल टू 2/f माइनस में, तो माइनस से माइनस चला गया, 2 से चला गया 2 बार, और आपको यहां से मिल जाती है a इज इक्वल टू 2f। a की वैल्यू मिल जाती है 2f के बराबर। समझ में आया? ठीक है, 2f हमें आंसर में मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर forms the image of an object on a screen at a distance of 75 centimeter from the lens। तो यहां पे देखिए कि थिन कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 25 है, वो एक इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर, और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है लेंस से 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नाउ द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द लेंस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट हैज टू बी शिफ्टेड सो दैट इट्स इमेज ऑन द स्क्रीन इज शार्प अगेन। तो ये सवाल जो है कुछ कुछ मिलता है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड से, लेकिन वो सवाल ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को भी खिसका रहे हैं और वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं मूव करवाते थे। सवाल देखिए ध्यान से, कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें दिया है 25 सेंटीमीटर के बराबर है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से 75 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन रखा है, स्क्रीन है, और ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, नहीं पता ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है कितनी दूर है। मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पर है। तो यहां पे यदि मैं लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करूं तो आपको मिलेगा 1/v विच इज 75 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यहां से आपको मिल जाता है 1/x इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/75। अब डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/75 बन जाएगा। 3/75 माइनस 1/75 इज 2/75। सो x की वैल्यू मिल जाती है 75/2। 75/2 x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम कहते हैं कि यदि इस लेंस को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं 25 सेंटीमीटर से, यानी कि स्क्रीन और लेंस के बीच का फाइनल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो जाता है। अब लेंस जो है पास में आ चुका है 50 सेंटीमीटर दूरी। ये फोकल लेंथ अभी भी कितना है? 25। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को कितना खिसकाया जाए। तो मैं मान लेता हूं कि फाइनल जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंथ से y के बराबर है, और इमेज अभी भी शार्प बननी चाहिए। तो यहां पे फिर से मैं लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, तो आपको यहां से मिलेगा 1/50 प्लस 1 माइनस ऑफ 1/-y इज इक्वल टू 1/25। ये आ जाएगा आपके पास प्लस में, आपको मिल जाएगा यहां से y इज इक्वल टू 50। y इज इक्वल टू 50 आपको यहां पर मिल जाता है। अब देखिए, पहले जो ऑब्जेक्ट था, इस लेंस से यदि बात करें, इस लेंस से यदि बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था बेटा? 75/2। 75/2 75/2। और अब जो डिस्टेंस हो चुका है इस लेंस से वो 50 सेंटीमीटर हो चुका है। तो यहां पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि डिस्टेंस जो है अब क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा था 75/2 डिस्टेंस पर, और अब वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना इसको शिफ्ट किया होगा हमने, कितना इसे हमने शिफ्ट किया होगा। तो आप यहां पे देखिए इसे कि पहले 75/2 था और ये कितना था आपके पास? 75 था, 75 था,
है ना। अब ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 50 है। तो आप एक स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और फिर हमें शिफ्ट निकालना होगा कितना शिफ्ट हमने किया है। तो पहले यदि हम देखें तो डिस्टेंस कितना था 75 प्लस 75/2, ये हमारे पास पहला डिस्टेंस था। बाद में डिस्टेंस हो चुका है 50 प्लस 50 100। तो 100 में से माइनस कर देंगे, ये आपके पास जो है ये डिस्टेंस है, तो हमें शिफ्ट मिल जाएगा। और जो शिफ्ट हुआ है वो अवे फ्रॉम द स्क्रीन हुआ है, अवे फ्रॉम द लेंस हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है यहाँ से 25 और माइनस में 75/2, 75/2, तो आपको मिलता है यहाँ पे माइनस ऑफ 25/2, यानी कि 12.5 जो है आपको यहाँ से मिल जाता है आंसर। सो 12.5 जो है हमने इसे शिफ्ट किया है 12.5 सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये हमने शिफ्ट इधर की तरफ ही किया है। पहले जो डिस्टेंस था 75 अच्छा 100 से ज़्यादा था, अब 100 से कम है, तो हमने इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को स्क्रीन की तरफ शिफ्ट किया है, स्क्रीन की तरफ हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है। मैंने पहले गलती से बोल दिया था स्क्रीन से अवे शिफ्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में हमने देखा कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्क्रीन की तरफ हमने इसे शिफ्ट किया है। बात आई समझ में। तो जो डिस्टेंस है हमें शिफ्ट निकालना है, तो हमें डिस्टेंस एक स्टेशनरी जगह से निकालनी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है तो आप उसे देख के डरिए मत, हो सकता है कि उसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिनमें ऐसा लग रहा है आपको कि वेरिएबल के साथ आपको 2 या 3 बार लेंस या मिरर इक्वेशन लगानी पड़ रही है। तो आप एक बार थोड़ा सा ठहर जाइए, 2 मिनट रुक के सोचिए और सोचिए कि क्या ये कोई जनरल केस तो नहीं बन रहा है, कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं बन रहा है, कहीं आंसर बिना कैलकुलेशन किए तो नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस सवाल में आंसर डायरेक्ट आने वाला है बिना कैलकुलेशन करे। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर यहां पर आपको दिया हुआ है और यहां से 25 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन मिरर रखा है। तो यहां पे हम प्लेन मिरर भी रख देते हैं 25 सेंटीमीटर दूर, ये टोटल डिस्टेंस है। अब कह रहे हैं कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां पर मान लीजिए x डिस्टेंस पर हम क्या रख रहे हैं, यहां पे a candle is placed. Should we place a candle if its image found by the two mirror are at the same distances from the candle? The radius of concave mirror is 40 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है बेटा 40 और इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास 20 के बराबर। Consider image formed by the rays emerging from the candle heading initially towards the plane mirror only. अब देखिए यहाँ कैंडल है और जो इमेज आपको बनानी है वो इमेज पहले कैसे बनेगी, जब लाइट रेज पहले इस प्लेन मिरर में जाएंगी। तो देखिए पहला इमेज कैसे बनेगा कि जब लाइट यहां पर आकर पड़ेगी तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी डिस्टेंस पर इमेज आपको मिलने वाला है। तो 25 माइनस x डिस्टेंस पर यहां पे आपको इस कैंडल का इमेज मिलेगा और लेट्स कॉल दिस I1। अब ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है। ये लास्ट लाइन में आपको क्लैरिफाई किया गया है कि जो इमेजेस आपको बनानी है वो उस लाइट रे से बनानी है जो पहले मिरर में गई है, प्लेन मिरर में गई है। तो यहां से लाइट यहां गई, ये इमेज बनी और ये इमेज अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि क्यों ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बिकॉज देखिए लाइट यहां से यहां गई और रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच रही है, तो इसको लग रहा है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच रही है वो यहां से निकल रही है। तो इसलिए हम इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवा रहे हैं इस कॉनकेव मिरर को। लेकिन कंडीशन दिया गया है कि जो डिस्टेंस है मोमबत्ती का उन दोनों इमेज से, इमेजेस जो I2 बनेगी वो दोनों ही इस मोमबत्ती से एक समान डिस्टेंस पर हो। तो आप ये देखिए बेटा, यदि मान लीजिए मैं इस वाले पॉइंट को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसका इमेज इस मिरर में कहां पर बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा। और मैं कह सकता हूं ये बात कि इस मोमबत्ती से इन दोनों इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर कर दीजिए। तो ये बेटा x के बराबर है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होनी चाहिए। सो 25 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना होना चाहिए? 50 के बराबर होना चाहिए। सो 25 25 50, 50 से 50 गया, और आपको 40 है, सॉरी 40 है, ये 40 है भाई, दोबारा करेंगे इसको। सो 25 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 है। x से x चला गया, 25 25 50, 50 रह जाएगा तो 40, 40 माइनस 50 माइनस 40 कितना हो गया आपके पास? 10, और x वहाँ पहुँच जाएगा x, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 10 के बराबर। तो इस मिरर से आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पर इस कैंडल को रखना चाहिए, जिससे कि मोमबत्ती से जो दोनों इमेजेस बने वो एक समान डिस्टेंस पर बन जाएं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है।